नमस्कार, मैं ओंकार गुप्ता, नवी मुंबई मनपा यादव नगर ऐरोली शाला क्रमांक 77 में शिक्षक हूं। ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं सजीव सृष्टि की। सजीव सृष्टि क्या है? सजीव सृष्टि यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के सजीव, इन्हें हम सजीव सृष्टि कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक हमारी पृथ्वी ही ऐसी है जहां पर सजीव पाए जाते हैं। जीवों के रहने लायक जो व्यवस्था, इकोलॉजी हमारे सिस्टम में, यानी कि सजीवों को जो आवश्यक चीजें हैं चाहिए, वो हमारे इस पृथ्वी पर ही मिलती है। इस सजीव सृष्टि अर्थात पृथ्वी पर सभी जीवों के रहने लायक जो व्यवस्था है वो सजीव सृष्टि है। अब इस सजीव सृष्टि में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं। हमने पहली से लेकर 7वीं तक कक्षा में ये पढ़ा है कि सजीव 2 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन आज हम इस कक्षा में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे सजीवों के प्रकार और उनके अनुकूलन के बारे में। सजीव इस पृथ्वी पर रहते हैं, कई हिस्सों में रहते हैं। पृथ्वी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। पृथ्वी के कई हिस्से हैं। भौगोलिक प्रकार में विषुववृत्तीय रेखा है, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है। क्या इस पृथ्वी पर सभी जगहों पर तापमान एक जैसा है? नहीं, सभी जगहों पर तापमान अलग अलग है। अलग अलग तापमान होने के कारण सजीवों की संरचना और उनके रहन सहन में बदलाव होता है। विषुववृत्तीय रेखा पर रहने वाला प्राणी अगर उत्तरी गोलार्ध में चला जाए तो वह आराम से नहीं रह सकता। क्यों? और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाला अगर कोई सजीव विषुवत रेखा पर आ जाए तो वह भी आसानी से नहीं रह सकता। क्यों? इसका कारण यह है कि हम जहां पर रहते हैं, हम उस वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं। अनुकूलन का अर्थ यह है कि हम उस वातावरण में अपने आप को सिस्टमेटिक सामंजस्य के साथ एडजस्ट करते हैं। इसी एडजस्ट होने के कारण हम उस वातावरण में, उस भौगोलिक परिस्थिति में हम जीवित रह पाते हैं। कोई भी प्राणी अगर भौगोलिक परिस्थिति में अगर अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाता है तो वह उस भौगोलिक परिवेश में जीवित नहीं रह सकता। ये बात तो हुई सजीवों के अनुकूलन की। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन यानी कि सजीवों को इस पृथ्वी पर अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए एक जो सिस्टम बनाया गया है, सामंजस्य करने की जो जरूरत है, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अनुकूलन पृथ्वी पर अलग अलग भौगोलिक जगहों के अनुसार सजीव अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, वो अनुकूलन ही है। अब अनुकूलन को समझने के लिए मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, आप उसे देखिए। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सांप के पैर। ये देखकर क्या लगता है आपको कि सांप के पैर थे या नहीं? तो हकीकत में कई 100 साल पहले सांपों के पैर होते थे। आप इस चित्र को देखिए, ये जीवाश्म सांप का है। कई 100 साल पहले कहीं पर ये जीवाश्म मिला, इससे वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि कई 100 साल पहले सांपों में पैर पाए जाते थे। अब के सांप में ये पैर नहीं पाए जाते। अब सवाल यह उठता है कि ये पैर सांप के गए कहां?
तो ये आज हम साइंस में अगर इसका उत्तर ढूंढने जाए तो इसका सीधा साधा उत्तर यही मिलेगा कि अनुकूलन। यानी कि सांपों में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन हुआ और धीरे धीरे सांप के पैर लुप्त हो गए। अब क्यों लुप्त हो गए? लुप्त इसलिए हुए कि हम जिस अंग का उपयोग करना बंद कर देते हैं वह अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। अब सांप ने इस अंग का उपयोग करना क्यों बंद किया? क्यों? कि अनुकूलन। उसको भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार दौड़ने में, भागने में, अपने आप को शत्रुओं से रक्षा करने में तकलीफ होने लगी, जिसके कारण उसने पैर का उपयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे इसकी प्रजातियां कई पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद इनके पैर लुप्त हो गए। तो ये एक उदाहरण है अनुकूलन का। अभी मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं अनुकूलन के बारे में। अभी आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये मनुष्य के शरीर का आंतरिक ढांचा है। मैं बात कर रहा हूं मनुष्य में पूंछ पाए जाने की। कई सौ साल पहले जब मनुष्य का उत्थान शुरू हुआ, मनुष्य जाति की उत्पत्ति शुरू हुई, तो उस समय ऐसा पाया गया रिसर्च में कि मनुष्य की पूंछ होते थे। अब के मनुष्य में इस समय हम वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो मनुष्यों में पूंछ नहीं होती है। होती है ना के बराबर होती है। कैसे होती है आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस शरीर के स्पाइनल कार्ड का हिस्सा है जहां पर आप ये देखेंगे कि ये टेल बोन है। यहीं से मनुष्य की पूंछ की शुरुआत हुई थी। पूंछ थी, लेकिन मनुष्य ने कालांतर पहले ही पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय के अनुसार भौगोलिक संरचना में अपने आप को अनुकूलन करते करते मनुष्य की पूंछ गायब हो गई और नाम के लिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों के हिस्से में यहां पर टेल बोन नाम का एक हिस्सा पाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है मनुष्यों में अनुकूलन का कि किस तरह से मनुष्य ने अपने आप को इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, अनुकूलन करने के लिए, यानी कि अपने आप को सही तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए अपने इस अंग का त्याग कर दिया। यानी कि ये अंग धीरे धीरे लुप्त हो गए। मनुष्य ने इस अंग का उपयोग करना बंद किया और ये अंग धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। अब हम अनुकूलन के पश्चात सजीवों के सृष्टि के बारे में जानकारी आगे लेते हैं। 2011 में गणना के अनुसार थल और जल में लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई गई। अब इतनी मात्रा में प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना आसान काम नहीं है। तो इस सजीव सृष्टि के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन सभी सजीवों को समूहों और उप समूहों में बांट दिया। यानी कि सजीवों का वर्गीकरण किया, जिसके आधार पर हम सभी सजीवों को अलग अलग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने कक्षा 7वीं तक ये पढ़ते आए थे कि 2 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, वनस्पति और प्राणी। लेकिन अब हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कि 5 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। कैसे? देखते हैं। पुस्तक में दिया हुआ है 1735 में कार्ल्स लिनियस ने 2 प्रकार के सजीवों की खोज, वनस्पति और प्राणी। 1866 में हेकेल ने बताया कि 2 नहीं 3 प्रकार के सजीव होते हैं। क्या तीसरा जुड़ गया इसमें? प्रोटिस्टा। 1925 में
चेट्टन ने कहा कि सजीवों को दो भागों में और बांटा गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। फिर उसके पश्चात 1938 में कोपलैंड ने कहा कि नहीं नहीं, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक नाम और जुड़ गया, मोनेरा। उसके बाद 1969 में आर व्हिटकर ने कहा ये 4 नहीं 5 प्रकार के सजीव होते हैं। तो अब हम इस पाठ में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से, किस तरह से सजीवों को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। आर व्हिटकर ने सभी सजीवों को 5 भागों में विभाजित तो किया है, लेकिन इन 5 भागों में विभाजित करने के लिए उन्होंने 5 मापदंड निश्चित किए हैं। वो 5 मापदंड क्या है? पहला है कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका के आधार पर सजीवों को उन्होंने अलग अलग बांटा है। दूसरा है सजीवों के प्रकार, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरीके के सजीव पाए जाते हैं उसके आधार पर बांटा है। तीसरा है पोषण के प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि सजीव स्वयं पोषी और परपोषी होते हैं, तो इस आधार पर भी आर व्हिटकर ने सजीवों को बांटा है। और चौथा है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, यानी कि सभी सजीव अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उसके आधार पर भी उन्होंने सजीवों को अलग अलग बांटा है। और 5वां है वंशावली, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक कोशिका से बहुकोशिका में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं ये सजीव और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके आधार पर रॉबर्ट व्हिटकर ने इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। रॉबर्ट व्हिटकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटने के लिए उन्होंने 5 मापदंड निश्चित किए। पहला मापदंड है कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, उसमें आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। दूसरा है सजीवों के प्रकार, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाले सजीव और बहुकोशिका वाले सजीव। तीसरा है पोषण के प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वयं पोषी और परपोषी। यहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्वयं पोषी और परपोषी। स्वयं पोषी क्या है? कुछ बच्चों को अभी तक पता नहीं होगा, कुछ जानते भी होंगे। तो स्वयं पोषी का मतलब कुछ बच्चों ने यह सोचा होगा कि मनुष्य भी तो स्वयं पोषी है, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाता है। नहीं, ये स्वयं पोषी का प्रकार नहीं। स्वयं पोषी का अर्थ है जैसे वनस्पतियां खाना बनाती हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। कैसे खाना बनाती हैं? जैसे कि वो सूर्य से प्रकाश लेती हैं और जड़ों से खनिज लवण अवशोषित करती हैं और तनों में अपना भोजन तैयार करती हैं। और भोजन तैयार होने के पश्चात अपने विविध भागों में, वनस्पतियों के विविध भागों में वो रसवाहिनियों के द्वारा, जलवाहिनियों के द्वारा उसको भेजती हैं और उनके पश्चात वो वनस्पतियां बढ़ती हैं, यानी उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है। तो उसे हम स्वयं पोषी कहते हैं, मतलब कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर रही हैं। ये एक स्वयं पोषी का प्रकार है। परपोषी यानी कि हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, हम वनस्पतियों पर निर्भर हैं, हम फल फ्रूट खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो हम परपोषी हैं। यानी हम अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, यानी कि दूसरों का जो वनस्पतियां उगती हैं या जो पैदावार होती है, अनाज होते हैं, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, तो हम परपोषी हुए। परपोषी का अर्थ है कि जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। इसके आधार पर रॉबर्ट व्हिटकर ने सजीवों को बांटा है। चौथा है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। इसमें उत्पादक, वनस्पतियां उत्पादक के रूप में हैं। दूसरा उनको खाने वाले, भक्षण करने वाले प्राणी में हम भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं। विघटक यानी कि इसको
अलग अलग बाटों में चीजों में विघटन करना, वापस से मिट्टी में मिला देना, इसका काम कवक करता है। और इसके आधार पर भी विटकर ने बांटा है। और पांचवा है वंशावली, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक कोशिका से बहुकोशिका कैसे होती है, इसके आधार पर भी रॉबर्ट विटकर ने सजीवों को बांटा है। अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि सजीव को दो भागों में बांटा गया है, एक आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। अब आदि केंद्र की में पहले हम देख लेते हैं कि एक कोशिका वाले सजीव और एक कोशिका वाले सजीव में यहां पर मोनेरा नाम के सजीव के बारे में बताया गया है। दूसरा है दृश्य केंद्र की। अब दृश्य केंद्र की में एक कोशिका और बहुकोशिका। अब यहां पर दृश्य केंद्र की क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर केंद्रक दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा गया है दृश्य केंद्र की। हम एक कोशिका वाले सजीव में भी देखते हैं कि केंद्रक दिखाई देता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। एक कोशिका वाले सजीव अमीबा, पैरामीशियम, बहुकोशिका वाले सजीव, तो यहां पर आदि केंद्र की यानी कि उसमें की केंद्रक दिखाई नहीं देता और यहां पर केंद्रक दिखाई देता है। एक कोशिका, बहुकोशिका, एक कोशिका में प्रोटिस्टा और उसके बाद देखते हैं कि बहुकोशिका में तीन भागों में बांटा गया है। बहुकोशिका वाले सजीव यानी कि कौन कौन से हैं? पहला इसमें दिखाई दे रहा है कवक। कवक में क्या आ रहा है? कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले ऐसे सजीव हैं जो उसमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है परंतु वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। जैसे कि वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, लेकिन ये कवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। उसके बाद है ये वनस्पति, कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण करने वाले, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति है और वनस्पतियां तो नेचुरली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। और प्राणी यानी कि कोशिका भित्ति विहीन, यानी कि वनस्पति प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से रॉबर्ट विटकर ने सभी सजीवों को यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं उनको इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। जो हमने सजीव सृष्टियों सजीवों का वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब इस पाठ के आधार पर कुछ स्वाध्याय हम हल करेंगे। इसके आधार पर मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं प्रश्नों के उत्तर कुछ दिए हैं, जिनके उत्तर तुम्हें इस पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। इनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हल करो।